टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन ब्रॉड सेंस। अगर वैसे ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो सिर्फ दो ही टाइप्स है फोर्सेस के। एक होता है रियल फोर्सेस, दूसरा फिर होता है सीडो फोर्सेस। इनको इमेजिनरी फोर्सेस भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी रियल फोर्सेस में तीन कैटेगरीज आते हैं, तीन टाइप्स आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में अगर शॉर्ट में अगर इंट्रोडक्शन देना है तो क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द मासेस, है कि नहीं? जैसे अर्थ, सन और सन एंड एनी अदर प्लैनेट और अर्थ एंड मून, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसको बोलेंगे, या अट्रैक्शन फोर्स जो एक्ट होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज गवर्न्ड बाय व्हिच लॉ? Newton's law of gravitation. So what is it tells us? The force of attraction between the two bodies is always directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Right है? और उसका जो constant of proportionality है वो क्या बनता है? G, which is called as the universal gravitational constant. And along with it, this formula becomes in this way. So F equal to G m1 m2 upon r square. दूसरी तरफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसके बारे में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है बेसिकली? देखो, उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला है? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलना चाहिए था या तो मैग्नेटिक बोलना चाहिए था। अलग अलग है ना दोनों, ऐसे ही है तो अलग अलग, लेकिन क्या है कि उनके सोर्सेस ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट charges, stationary charges. But if suppose the charges are moving, then they exert magnetic force also in addition to electrostatic force. देखो, अगर समझो ये चार्ज एक रेस में है और ये भी चार्ज रेस में है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों रेस में है, स्टेशनरी है। लेकिन अगर एक चार्ज मूव हो रहा है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, वो इस तरफ मूव हो रहा है, तो जैसे ये मोशन में आता है तो दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो क्योंकि अभी मोशन ऑफ अ चार्ज, मूविंग चार्ज इज इक्वल टू करंट ना। अगर एक चार्ज मूव हो रहा है तो अभी करंट में क्या होता है? दूसरा चार्ज तो मूव होते हैं, तो ये चार्ज का मूव होना माना एक तरह से क्या हो गया? करंट ही हो गया। और जब भी करंट फ्लो होता है तो हमको पता है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है उसके आसपास। देखे तुमने कभी? अगर कोई किसी करंट कंडक्टर के अंदर से अगर करंट फ्लो किया जाए तो उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ हो तो वो डिफ्लेक्ट होता है। इवन अगर सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें अगर सपोज एक कार्डबोर्ड दिया गया और उसमें से एक वायर जो है वो पास किया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स रखे, ठीक है ना, छोटे छोटे आयरन के जो टुकड़े हैं वो रखे, और जब करंट फ्लो होने लग गया तो ऑटोमेटिकली सब आयरन फाइलिंग्स क्या हो गया? सर्कुलर ट्रैक में अरेंज हो गए। तो दिस शोज दैट ऑल द आयरन फाइलिंग्स एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर की वजह से उनके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स काम करता है, और वही फोर्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स किसने प्रोड्यूस किया? करंट ने। और करंट होता क्या है? मूविंग चार्जेस। तो चार्जेस जब मूव होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, और चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग थोड़ी है, वो तो एक ही चार्जेस की वजह से ही पैदा होते हैं ना। चार्जेस सिर्फ मूव हो रहे हैं या स्टेशनरी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंबाइन कहा जाता है। पहले वो अलग अलग समझे जाते थे, लेकिन बाद में जब बहुत डीप में जाके पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जो कि हम आगे चल के भी देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर, और इवन मैग्नेटिज्म के अंदर, और इवन आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर के अंदर भी ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच में का जो डीप कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो हम और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर क्रिएटेड ड्यू टू चार्जेस, ठीक है। वन इज ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज एंड अदर वन इज ड्यू टू मूविंग चार्ज। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सपोज्ड टू बी डिफरेंट, दे आर सपोज्ड टू बी कंबाइंड ओनली। द फोर्स के लेवल पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। और वो कौन से लॉ से गवर्न किया जाता है? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ व्हिच टेल्स अस दैट
The force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to their magnitudes, product of the magnitudes, and inversely proportional to the square of distance between them. And the constant of proportionality, as we already seen, is 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square. So this becomes the force, electrostatic force. And for magnetic force, we can use Biot-Savart's law, which we are going to study it in the chapter magnetic field of electric current. So accordingly ये सब जो ये लॉज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को गवर्न करते हैं, ठीक है. दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स. व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? हाउ विल यू इंट्रोड्यूस इट? होता क्या है वो? देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या प्रोड्यूस करेगा? रिपल्शन, ठीक है ना. कोई भी पॉजिटिव चार्जेस अगर नजदीक आते हैं तो रिपल करेंगे एक दूसरे को. लेकिन इतने सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते भी वो रिपेल क्यों नहीं कर सकते? रिपेल करते भी है, लेकिन उनको उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बांध के रखने वाला फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है. इसलिए वो टूटते फूटते नहीं. मतलब न्यूक्लियस के अंदर सभी जो प्रोटॉन्स है वो सब बंधे हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. ये न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है. उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. इनके बीच में रिपल्शन होते भी उनको सबको बांध के रखा जाता है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से. सो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स व्हिच बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. न्यूक्लियॉन्स मतलब पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इन सबको एक साथ बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसको ही बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. अब इन सब की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली तो पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज मतलब क्या? उसका इफेक्ट बहुत दूर तक प्रोड्यूस होता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना. ऑलमोस्ट अभी अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करते हैं तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है. इवन सन का अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो सभी प्लैनेट जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाते हैं. इवन उससे भी आगे जाके बहुत दूर तक कुछ कॉमेट्स वगैरह भी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाते हैं. तो सोचो हेलिस कॉमेट जो एक बार अगर सन के आसपास नजदीक आ जाए तो उसके पास 111 साल के बाद वापस आता है. तो सोचो उसका ऑर्बिट कितना बड़ा होगा और 111 साल के अंदर कितना दूर जाके वो आता रहेगा. वहां तक सन का अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फैलता है तो देखो रेंज कितना ज्यादा हो गया, है नहीं. द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सपोज्ड टू बी द फोर्स व्हिच लॉन्गेस्ट रेंज बोल सकते हैं उसको. दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है रेंज थोड़ा कम है, ठीक है ना. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं वो सब इनकी वजह से ही होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही होते हैं. और इवन कोई भी बॉडी जो है वो उसका शेप डेफिनेट शेप होता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि हर दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है. तो जो भी एटम्स के अंदर जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम के अंदर के नेगेटिव चार्ज को खींचता है और दूसरे एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज पहले एटम के अंदर के नेगेटिव चार्ज को खींचता है. और बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन they come closer and they settle on at some particular distance because they cannot come too much closer because repulsion also dominates, ठीक है ना. अगर बहुत नजदीक आते हैं तो repulsion भी dominate करता है, जिसके कारण एक particular distance पे आके रुक जाते हैं और they are held at distance, you know, permanently. And that's why there is a atomic separation. There is a fixed distance between every pair of atoms and that's why bodies have shape, ठीक है ना. जो solid bodies बने हुए हैं वो उनका शेप जो है वो शेप इसकी वजह से ही होता है, उनके डेफिनेट डिस्टेंस की वजह से ही होता है. अगर मान लो ये जैसे मान लो ये रॉड है तो रॉड के अंदर कौन सा फोर्स काम कर रहा है जो ये इसको नीचे नहीं गिरने देता? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर भी ये नीचे गिर रहा है क्या? नहीं. तो उसको कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो रॉड के अंदर के जो एटम्स है उन एटम्स हर एक पेयर ऑफ एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना. और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी एटम्स को बांध के रखता है और एटम्स जब बंधे हुए रहेंगे तो पूरा रॉड भी बंधा हुआ रहेगा. तो ये बात जो है वो हम समझ सकते हैं. या कोई वही समझो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अगर सपोज हमने एक वेट लटका के रखा है नीचे, तो वो स्ट्रिंग के अंदर जो एटम्स है वो एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ फोर्स से अटैच्ड है, अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में है, तब जाके वो लोड को सह सकते हैं. अगर मान लो हमने बहुत ज्यादा लोड अगर डाल दिया तो स्ट्रिंग टूट जाता है. मतलब क्या हुआ वहाँ पे कि the gravitational force acting on the solid block is going to be greater than the maximum force they can withstand with up to.
मतलब जितना मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स वो विथस्टैंड कर सकते हैं उससे भी ज्यादा फोर्स अगर हमने अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग टूट जाएगा। ये रॉड भी टूट सकता है अगर बहुत ज्यादा है, कार अगर मीडियम साइज का लटका दो नीचे तो, है कि नहीं। तो ये होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, उसका ये इंट्रोडक्शन है। इसका रेंज थोड़ा कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, और न्यूक्लियर फोर्स का रेंज तो और ही कम है। सबसे कम रेंज किसका है? न्यूक्लियर फोर्स का ही है। शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि इट्स इफेक्टिव ओनली विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है पता है उनको? हाउ मच इट इज? व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कितना हो गया? समझ सकते हो? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को उस दिन बताया था मैंने, एंगस्ट्रॉम कितना होता है? कितना होता है? 10⁻10 मीटर। मतलब कितना? 1 मीटर को अगर कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमको? अभी 1 मीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा, बराबर। और उस मिलीमीटर को भी और 10⁻7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सोचो 10⁻7 पार्ट्स मतलब कितने हो गए? 10 करोड़ या 1 करोड़? 1 करोड़, ठीक है नहीं? तो 1 करोड़ पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे 1 मिलीमीटर को, तो उसमें से एक पार्ट जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे? एक एंगस्ट्रॉम। और अभी ये जो है 10⁻15 मतलब एंगस्ट्रॉम को और 1 लाख पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना? एंगस्ट्रॉम को और 1 लाख पार्ट में, मतलब मिलीमीटर का कितना पार्ट हो गया वो? मिलीमीटर तो सिर्फ 10⁻³ पार्ट होता है, वो तो 10⁻12 पार्ट्स हो गया मिलीमीटर का। मतलब अगर मिलीमीटर को 10⁻12 टुकड़ों में अगर बांट देंगे तो एक टुकड़ा मतलब क्या होगा? न्यूक्लियर का साइज, ठीक है ना? न्यूक्लियस का साइज। तो इसलिए ये न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, और उस साइज में ही, मतलब उस रीजन में ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना? काम करता है, इफेक्टिव होता है। उसके बाहर कंप्लीट जीरो हो जाता है, ठीक है? डजंट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये तीनों के बारे में बताया। रेंज के बारे में अगर देखा तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, दिस इज द शॉर्टर रेंज फोर्स, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, बोल सकते हैं सर। और तीसरी बात कि ये तो तीनों फोर्सेस जो है इनका स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करो तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। उससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रेंज उसका शॉर्ट है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स का रेंज सबसे सॉरी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में का रिपल्शन जो है उसको भी डोमिनेट कर लेता है, ठीक है? इसलिए वो बोलेंगे इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ओके, और कंपैरेटिव पॉइंट्स क्या है इनके बीच में? बोथ ऑफ दीज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट? बट दैट डजंट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूक्लियर फोर्स डजंट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ऐसा नहीं कि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होता जाए, नहीं। It just vanishes abruptly after just as soon as we come outside the nucleus. Then again, ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम कोई भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? मीडियम तो अगर चेंज हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा। आपको पता नहीं ये इप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, ये इप्सिलॉन मतलब क्या होता है? मीडियम का ही होता है, मीडियम का परमिटिविटी होता है। तो वैक्यूम का परमिटिविटी मतलब इप्सिलॉन नॉट है। अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाए तो वहाँ पे इप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है ना? मतलब इसको इप्सिलॉन नॉट इनटू के भी बोल सकते हैं। के मतलब क्या? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मीडियम का कितना डेंसिटी है वो दिखाता है। और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब चीजें इनके बीच में देख सकते हैं कंपैरेटिव पॉइंट्स। और क्या पॉइंट्स है बताओ? Gravitational force is always attractive. This may be attractive, may be repulsive, depending upon charges, whether they are like or unlike. और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स also attractive, only attractive, ठीक है? तो कोई भी फोर्स जो हम देखते हैं नेचर के अंदर, तो वो फोर्स हमेशा इन तीनों में से किसी न किसी एक फोर्स के अंदर कैटेगरी में आता है। कोई भी फोर्स देखो, टेल मी एन एग्जांपल ऑफ एनी फोर्स, we can categorize it into one of these three, ठीक? कोई भी फोर्स एग्जांपल बताओ डॉक्टर। बाइसिकल चलाते तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? हम मैन्युअली फोर्स अप्लाई करते हैं ना। तो हमारे पैर के अंदर जो एटॉम्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, उनके बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही आ जाता है यूजुअली। और
कौन से फोर्सेस है? अब वो सब आ गया उसमें, फिर फुटबॉल को किक करना या बास्केटबॉल को टैप करना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही आ जाएगा, बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब जो प्लैनेट्स घूमते हैं या सन, वो तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। ये अगर कोई जो चीज़ है वो अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो नीचे गिरता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो समझ सकते हैं। और बाकी न्यूक्लियर फोर्स भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हमारे इसमें नहीं आता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही वो सब सिर्फ प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसके एग्जांपल्स जैसे डेली लाइफ एग्जांपल्स तो हम नहीं दे सकते मोस्टली सभी जो फोर्सेस आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ सकते हैं। तो लेकिन अभी इसमें देखो कि इनके अलावा कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी। अभी इसको हमको अच्छी तरह समझना है, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? रियल फोर्सेस। रियल मतलब जो सचमुच है, ठीक है ना, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रियल इंटरेक्शंस फ्रॉम फिजिकल इंटरेक्शंस लाइक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और न्यूक्लियर इंटरेक्शंस। तो इसलिए उनको बोलेंगे रियल फोर्सेस। बट देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर नॉट रियल, they are just to be assumed. See, for example, उसके लिए तुमको एक दो तीन कंसेप्ट पहले समझने होंगे। वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहली बात, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता क्या है कि अगर सपोज हम किसी लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो वो लिफ्ट माना ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि हम जब जो भी कोई बॉडी का जो पोजीशन या मोशन डिस्क्राइब करेंगे तो वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होगा ना। हम अपने आप को उस समय रेस्ट में एज्यूम करेंगे, इसलिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? लिफ्ट के साथ बन गया, समझा ठीक से। अगर हम सपोज ट्रेन में बैठे और चारों खिड़कियां सब बंद है तो हम क्या समझेंगे? हम रेस्ट में ऐसे ही समझेंगे ना। तो इसलिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? वो जो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर हम बैठे हैं वो कंपार्टमेंट ही हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, समझ सकते हो ठीक से। या अगर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम सब इस तरह से अलग अलग डिस्टेंसेस पे बैठे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस पर्सन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम मी। वो जो है वो 3 मीटर पे है, और जो है दरवाजा जो है वो 5 मीटर पे है, 6 मीटर पे है, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो ये ओरिजिन पकड़ के मैंने सब डिस्क्राइब किया ना, ये मुझे खुद को मैंने ओरिजिन पकड़ के मैंने सब मेजरमेंट्स किए और सबका मोशन या पोजीशन डिस्क्राइब किया। या अगर कोई बॉडी अगर इस तरह से मूव करता है तो उसको मैं बोलूंगा कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कहां से कहां तक जा रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अभी वही अगर सपोज प्रणव को अगर पूछा गया कि ये सब चीजें जो है वो डिस्क्राइब करके दिखाओ, तो वो क्या बोलेगा? मैं उससे 5 मीटर डिस्टेंस पे हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन तो थोड़ा उल्टा हो गया ना, क्योंकि मैं बोलूंगा कि ही इज एट द साउथ, ठीक है, फ्रॉम मी ही इज एट द 5 मीटर डिस्टेंस एट द साउथ। लेकिन उसको अगर बोला जाए तो वो बोलेगा कि सर इज प्रेजेंट एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ऑन द नॉर्थ, ऐसे बोलेगा। और खुद के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या देगा? आई एम एट ओरिजिन, ऐसे बोलेगा, क्योंकि उसका ओरिजिन ही अलग है ना। तो जब भी हम कोई भी पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ से इस तरफ जाता है तो उसको वो कैसे डिस्क्राइब करेगा? क्या कहेगा? कहां से कहां जा रहा है वो? लेफ्ट टू राइट बोलेगा वो, सुनिए ना क्यों? क्योंकि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो करेक्ट है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं करेक्ट हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अलग अलग है, तो हम क्या करें उसको? अगर मान लो कि एक ट्री है और मान लो कि इसके ऊपर इसके साथ आसपास एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ये बोलेगा कि मेरे से ये ट्री 5 मीटर डिस्टेंस पे है ईस्ट, और ये बोलेगा कि मेरे से ये 3 मीटर डिस्टेंस पे है वेस्ट की तरफ। कहने के लिए तो दोनों बराबर है, ऐसे नहीं बोल सकते ना ये झूठ बोल रहा है, लेकिन क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वो है, तो हम क्या करें उसको? लेकिन तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये जो भी देखेगा वो उसके XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखेगा ना। कोई भी जब हम देखते हैं तो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इंप्लीमेंट करते हैं वहाँ पे, और ये जो भी ऑब्जर्वेशंस करेगा वो यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट का सिस्टम का ओरिजिन रख के करेगा, बराबर। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली होता क्या है कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम with reference to which the position or motion of an object is described, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वर जब कोई भी मोशन या पोजीशन डिस्क्राइब करता है तो उसको ये कहना जरूरी है कि कौन से फ्रेम में वो बात कर रहा है, ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर गड़बड़ हो गया तो उसका डिस्क्रिप्शन कोई काम का ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है ना।
जैसे अगर सपोज अगर मान लो कि हम जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं कि हम रेस में हैं और बाकी सब सिटीज हमारे से पीछे जा रहे हैं। होते हैं ना कि सपोज अगर हम पुणे से बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं तो बोलते हैं पुणे जस्ट पास्ट, बॉम्बे इज कमिंग इन 2 आवर्स, ऐसा बोलते हैं। अभी बॉम्बे आ रहा है क्या हमारी तरफ? नहीं, हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम बोलने के टाइम ऐसा बोलते हैं कभी वी आर रीचिंग टू बॉम्बे विद इन 2 आवर्स? नहीं, ऐसा बोलते हैं बॉम्बे इज कमिंग इन 2 आवर्स या 2 मिनट्स। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने की वजह से हमारा लैंग्वेज भी देखो कैसे बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऑब्जर्वर के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो व्यू होता है, उसको ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द साइंटिफिक वर्ड फॉर ऑब्जर्वर। नहीं तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वर के हिसाब से ये सब डिस्क्रिप्शन है, या उस दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से दूसरा कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो ऑब्जर्वर ये तो जनाब अलग वर्ड हो गया, इसलिए ऑब्जर्वर एक साइंटिफिक नेम नहीं है। तो ऑब्जर्वर के बदले साइंटिफिक नेम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम बोलेंगे कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा है तो इट्स ओके, वी कैन टॉक मोर साइंटिफिकली। तो इसलिए साइंटिफिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है? एक्चुअली ऑब्जर्वर के रिप्लेसमेंट में एक दूसरा वर्ड है, समझे ठीक से? क्योंकि क्या होता है कि फ्रेम ऑफ एक ही बॉडी का जो मोशन है, बॉडी एक ही है, एक ही मोशन उसका है, लेकिन वो मोशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिल सकता है हमको। ऐसा होता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक ट्रेन है, तो ट्रेन सपोज इस तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पर्सन है और सपोज उसके हाथ में एक बॉल है, वो अगर उस बॉल को ऊपर थ्रो करता है और जैसे वो ऊपर थ्रो करता है तो उसके हाथ में गिरेगा ये बॉल या पीछे जाएगा? कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन मूव कर रहा है, कोई उसमें भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल 100% फिक्स स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। तो देखो कांस्टेंट स्पीड से जब हम ट्रैवल करते हैं तो अगर कोई बॉल ऊपर थ्रो करते हैं तो हमारे हाथ में गिरता है बॉल। एक्चुअली होता क्या है देखो कि जब हम ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉल हमारे हाथ में है, बॉल और हम और ट्रेन भी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मोशन में है, बराबर। अगर हम इसको बॉल को अगर ऊपर का डायरेक्शन में स्पीड दे देंगे तो वो सिर्फ उसको ऊपर का स्पीड नहीं मिलता है, ये ट्रेन का स्पीड भी उसको मिल ही जाता है, चाहे या ना चाहे। ट्रेन के अंदर ही है ना वो, तो इसलिए ये ट्रेन का भी स्पीड उसको मिल जाता है आराम से। और ये ट्रेन का स्पीड और हमने दिया हुआ स्पीड, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ मिलता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राम लॉ, along the diagonal, and because of that only the ball travels actually in this direction and falls back at some point ahead। कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे जाके वो बॉल गिरता है, लेकिन उस समय हम भी तो वहां पे ही होते हैं। वो पर्सन जो बॉल कैच करने वाला है वो पर्सन भी कहाँ पे होगा उस समय? यहाँ पे होगा। और इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना, देखो ये बॉल जब यहाँ पे होगा तो पर्सन यहाँ पे होगा, जब बॉल यहाँ पे होगा तो पर्सन यहाँ पे होगा, जब बॉल यहाँ पे होगा तो पर्सन यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों बॉल और ट्रेन दोनों सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं ना। तो इसलिए इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉल हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉल इज मूविंग ओनली वर्टिकली। तो पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको क्या लगेगा? बॉल सिर्फ ऊपर गया और नीचे आया, बस ये उसके लिए उसका मोशन होगा। लेकिन अगर इसका ये मोशन जो है वो अगर बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, प्लेटफॉर्म से अगर उसको कोई देख रहा है, तो क्या दिखेगा? बॉल का मोशन कैसा दिखेगा? उसको पैराबोलिक दिखेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा। तो देखो ऑब्जर्वर्स अलग अलग है, तो उनके द्वारा मोशन जो है एक तरफ लीनियर मोशन उसको मिल रहा है और दूसरी तरफ पैराबोलिक मोशन मिल रहा है, सोचो ठीक से। तो मोशन एक ही है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर्स अलग अलग होने के कारण, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होने के कारण सेम ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिस्क्रिप्शन हमको मिल रहा है। अभी कहने के लिए दोनों करेक्ट है, ऐसे नहीं बोल सकते कि एक इनकरेक्ट है या एक झूठ है, नहीं, दोनों करेक्ट है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अलग अलग है। तो ये होता है हमेशा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम मोशन कैसा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। यही बना अगर सपोज कोई अगर पर्सन प्लेन में बैठे, ठीक है, और प्लेन से अगर वो एक कॉइन अगर रिलीज करता है, तो ये प्लेन है और यहाँ से एक कॉइन छोड़ दिया उसने, तो उस पर्सन के लिए इस कॉइन का जो मोशन है वो क्या होगा? वर्टिकली वर्टिकली नीचे 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 होगा, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर बाहर वाला कोई पर्सन अगर उसको देख रहा है तो उसके लिए उस कॉइन का मोशन कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, ऐसे वो जाके नीचे गिरेगा। एक्चुअली जब कॉइन यहाँ पे होगा तो प्लेन यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्लेन और कॉइन
दोनों स्टार्टिंग में सेम स्पीड से मूव कर रहे थे कि नहीं स्टार्टिंग में, तो इसलिए देखा जाता है कि जो प्लेन का जो स्पीड है और कॉइन का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो सेम होता है, और इसलिए कॉइन जब यहाँ पे आता है तो प्लेन यहाँ पे होता है, कॉइन जब यहाँ पे आता है तो प्लेन यहाँ पे होता है, तो इसलिए फिर इस पर्सन के लिए इस कॉइन का मोशन कैसा होगा, सिर्फ वर्टिकल बस, लेकिन एक्चुअल मोशन उसका कैसा है, हॉरिजॉन्टल। सेम वही बात हम कर सकते हैं अर्थ के बारे में भी। अभी सोचो कि हम अभी यहाँ पे बैठे हैं और हम समझते हैं कि वी आर एट रेस्ट, ठीक है ना, एंड ये सामने वाला जो बेंच है वो रेस्ट में है, पक्का रेस्ट में है, बोल नहीं सकते, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट में है। अगर सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो तो क्या होगा, पूरा अर्थ ही मोशन में है, तो ये बेंच तो क्या पूरा अर्थ पहाड़ नदियाँ सब मोशन में है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो द होल अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, बट इफ वी सी द सेम ऑब्जेक्ट थ्रू आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज फिक्स्ड टू अर्थ, अगर अर्थ के साथ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बांध दिया जाए तो फिर वो रेस्ट में है, समझा नहीं से, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। नहीं तो कोई लोग ये सोचते हैं कि अगर सपोज हमको प्लेन से जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है सपोज, ठीक है, तो सिर्फ प्लेन को अभी प्लेन को उस तरफ लेके जाने की जरूरत क्या है, अगर सपोज हम अर्थ से थोड़ा डिटैच हो गए, अर्थ घूम जाएगा और वापस नीचे आके लेके आएंगे प्लेन को, हो सकता है ऐसा, चेक करो, क्यों नहीं हो सकता, हाँ तो प्लेन के ऊपर ग्रेविटेशन काम करता है, फिर भी प्लेन ऊपर तो जाता है ना। अभी सपोज हमको अगर सपोज ऐसा करना है कि प्लेन को अमेरिका में लेके जाना है, तो क्या करेंगे कि प्लेन को थोड़ा समय के लिए ऊपर उठाएंगे, ठीक है, अर्थ घूमने देंगे उतने समय तक, जैसे अर्थ घूम जाएगा, जैसे अमेरिका सामने आ जाएगा फिर नीचे जंप करेंगे, हो गया। लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, नीचे डाउन नीचे एक ही जगह पे प्लेन नहीं रहता, फोल्डिंग होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर यूज करेंगे, चलो हेलीकॉप्टर तो रहता ना एक जगह पे, तो क्या प्रॉब्लम है, यही बात अभी जो बताई, देखो क्या होता है, अगर सपोज अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो जब हम प्लेन को लॉन्च करते हैं या हेलीकॉप्टर को भी अगर सपोज डिटैच करते हैं, तो उस समय अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड भी उसको मिल ही जाता है, चाहो नहीं ना चाहो, अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है ना वो स्पीड भी उसको मिल ही जाता है, और तुम्हारा जो स्पीड है वो एक्चुअली अर्थ के रोटेशन के स्पीड के एडिशन में होता है, ठीक है ना, इसलिए तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो अगर समझो कि मान लो ये अर्थ है, अब ये सोचो और ये सन है, ठीक है, सन के आसपास ये अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, अभी ऐसा हो सकता है क्या कि सपोज ये यहाँ पे हम हैं और यहाँ से हम सपोज थोड़ा सा दूर जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे रह जाते हैं और अर्थ आगे चला जाएगा और हम जब यहाँ पे आएंगे तो अर्थ होगा ही नहीं वहाँ पे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी अर्थ जो है वो 33 किलोमीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है, बराबर, जब हम यहाँ से डिटैच होंगे ना तो हमको ये स्पीड जो है अर्थ का स्पीड जो है वो हमको ना चाहते भी मिल जाएगा, वो मिल ही जाएगा, और इसलिए सर्कुलर मोशन में हम दोनों साथ साथ ही जाएंगे, तो इसलिए हम हमारे लिए भले हम यहाँ से आगे गए और यहाँ पे आगे आए, यहाँ पे आए वापस, लेकिन एक्चुअल मोशन कैसा होगा एक्चुअली, जैसे जैसे हम डिटैच होते हैं तो हमको दो स्पीड्स मिल जाते हैं, एक इस तरफ का और एक अर्थ की वजह से जो 33 किलोमीटर पर सेकेंड जो है उसका, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा बनता है और हम यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए देखा जाता है कि जब हम यहाँ पे वापस आएंगे तो वहाँ पे अर्थ होगा जरूर, क्यों, क्योंकि अर्थ भी उसी स्पीड में उसी डायरेक्शन में मूव होगा और हम भी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में उसी डिस्टेंस पे चले जाएंगे, तो इसलिए अर्थ के साथ साथ हम जाएंगे, तो इसलिए अर्थ का स्पीड जो है हमको मिल ही जाएगा, इतना भी करो, तो भी तो इसलिए देखा जाता कि जो हम चाहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम भूल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं, ये हमको भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है वो समझ में आ गया सबको ठीक से, ठीक है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली डेफिनेशन के तौर पे क्या बताएंगे, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी बताएं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है नहीं, और वी कैन से xy कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, द कार्टेशियन xy कोऑर्डिनेट सिस्टम with reference to which the motion or position of a body is described, तो कोई भी बॉडी का मोशन या पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमको xy कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए,
तो वो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम माना ही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। देखो इनर्शियल का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है